मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी। एक तो आपने देखा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, और फिर आपने प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरी देखा। उस पर कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा 16.2 एक्सरसाइज जो आप पर आरबीएससी की बुक है उसका है कि ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। इफ 4 balls are drawn with without replacement, then find the probability that all are white. इस रिप्लेसमेंट के बारे में आपसे पहले भी बात हुई थी कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि एक बॉल जब आप निकालेंगे तो उसको दोबारा में बैग में नहीं रखेंगे, दूसरी बॉल निकाल लेंगे। विद रिप्लेसमेंट होता तो एक बॉल निकालते आप, फिर आप सेकंड बॉल पहले वो बॉल रख के फिर दूसरी बॉल निकालते। तो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का मतलब आप 11th क्लास से जानते हैं, ये समझ रहे होंगे। दूसरी बात की पूरी बॉल टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 7 + 8। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टोटल बॉल्स। 5 + 7 + 8 इक्वल टू आपका हो गया 20 बॉल्स। ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ये समझना होता है कि एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट आपके अकर हो रहे हैं वो आपके इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अब आपको काम क्या करना है, आपका एक्सपेरिमेंट कैसा है, आपको 4 बॉल ड्राउन करनी है, इसमें से 4 बॉल निकालनी है। अब 4 बॉल जब आपको निकालनी है तो आपने फर्स्ट बॉल निकाली। इस बात के घटित होने का प्रभाव अगले इवेंट पे पड़ता है कि नहीं, देखना है। अगला इवेंट सेकंड जब व्हाइट बॉल आप निकाल रहे हैं तो जो फर्स्ट बॉल निकाली थी वो कोई प्रभाव डालती है कि नहीं, बिल्कुल डालती है। आप खुद ही सोचिए 20 बॉल्स है, 5 व्हाइट है आपके पास, इतनी 5 तो व्हाइट है, ये रेड है 7 और ये 8 ब्लैक बॉल है आपके पास। आपने फर्स्ट बॉल निकाली तो एक व्हाइट बॉल निकाल ली इसमें से, तो टोटल बॉल कितनी बची 19। और ये कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब सेकंड व्हाइट बॉल निकालेंगे तो टोटल बॉल 20 की जगह 19 हो जाएंगे। इसी तरह एक और निकाल देंगे तो इस बार कितनी बची, 18 बची। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बॉल व्हाइट निकालना, सेकंड बॉल व्हाइट निकालना, थर्ड बॉल व्हाइट निकालना और फोर्थ बॉल व्हाइट निकालना, ये सारे के सारे इवेंट क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि थ्योरी से आपका यहाँ पर ये आता है। तो सबसे पहले देखिएगा प्रोबेबिलिटी, आपको क्या करना है, फर्स्ट बॉल व्हाइट निकालना है, फिर दोबारा में सेकंड बॉल को भी व्हाइट निकालना है, फिर थर्ड बॉल को भी व्हाइट निकालना है और फोर्थ बॉल को भी व्हाइट निकालना है। मैं W1 W2 W3 W4 ये 4 इवेंट ले रहा हूँ। W1 का मतलब फर्स्ट बॉल व्हाइट, W2 का मतलब सेकंड बॉल व्हाइट, W3 का मतलब थर्ड बॉल व्हाइट और W4 का मतलब फोर्थ बॉल व्हाइट। स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, जब इनके बीच में कोई साइन नहीं लगा होता है तो आपको मैंने बताया था HT, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो आप क्या समझ के चलेंगे, W1 इंटरसेक्शन, W2 इंटरसेक्शन, W3 इंटरसेक्शन, W4। ये आपके 4 इवेंट्स हो गए जिनके बीच में इंटरसेक्शन है। तो ये W1 प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, फर्स्ट बॉल व्हाइट निकाला। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ देखिए आपका जो बताया गया है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी W2, ये किसके रेस्पेक्ट में आएगा, W1 के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी W3, ये कौन कौन इससे पहले करोगे, W1 और W2। तो W1 ये पूरा समझा रहा हूं, आगे अपन डायरेक्ट किया करेंगे क्वेश्चंस को, थोड़ा सा थ्योरी पर आपको ले जा रहा हूं। इंटरसेक्शन W2 और आगे इस बात को बढ़ाते हैं तो ये व्हाइट बॉल 4 निकालना, लेकिन ये W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 ये आपका हो गया। अब फर्स्ट बॉल व्हाइट निकाला है, कितनी बॉल है, 5 बॉल है, तो 5/20 टोटल बॉल इज 20, 5/20 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, फर्स्ट बॉल व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई बाय सेकंड व्हाइट बॉल निकालना। अब व्हाइट कितनी रहेगी, 4 रहेगी और टोटल कितनी रहेगी, 19 रहेगी, क्योंकि एक तो निकाल चुके हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दोबारा तो डाली नहीं थी। अब सेकंड बॉल व्हाइट निकालने के बाद थर्ड बॉल व्हाइट निकालिए, दोनों अकर हो चुके हैं, W1 W2, ये देखिए नीचे दोनों अकर हो गए तो 2 बॉल निकल चुकी हैं। टोटल बॉल कितनी बची नीचे में, 18 और व्हाइट कितनी बची, 3/18 इज द प्रोबेबिलिटी। आगे देखिए इसका 3 इवेंट अकर हो गए, W1 W2 W3, 3 व्हाइट बॉल आपकी निकल चुकी हैं।
अगली व्हाइट बॉल कितनी है आपके पास, 2 बची हुई है, और टोटल कितनी है आपके पास 70, तो 2/17 इज द प्रोबेबिलिटी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है इसकी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ डाइस इज रोल्ड थ्राइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार आपको क्या है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देनी है। किस पर, डाइस पर। डाइस कितनी है, 3 डाइस है आपके पास, तो 3 डाइस है, तो फर्स्ट डाइस पे कुछ आएगा, या तो ओड आएगा या इवन आएगा। सेकंड डाइस पे भी कुछ ना कुछ आएगा, या तो ओड आएगा या इवन आएगा। और थर्ड डाइस पे भी क्या आएगा, या तो इवन आएगा या फिर स्टूडेंट ओड आएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन किस तरह से लेंगे अपन इन्हें 3 इवेंट मान लेते हैं, यानी कि ए इवेंट ले लेते हैं कि गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर एट फर्स्ट डाइस। बी इवेंट कुछ ले लेते हैं, बी इवेंट का मतलब ले लेते हैं कि सेकंड डाइस पर ओड नंबर आना, तो वही चीज गेटिंग ओड नंबर एट सेकंड डाइस। सी का मतलब ले लेते हैं अपन गेटिंग एन ओड नंबर एट थर्ड डाइस। प्रथम पासे पर विषम संख्या प्रकट होना। इसका मतलब द्वितीय पासे पर विषम संख्या प्रकट होना। इसका मतलब तृतीय पासे पर विषम संख्या प्रकट होना। ये इस तरह से अपन ने 3 इवेंट माना। अब याद कीजिए अपन ने देखा था कि 3 इवेंट है, तो ये देखो ये जो आपका सैंपल स्पेस है, मान सैंपल स्पेस में इवेंट ए का मतलब फर्स्ट पासे पे, फर्स्ट डाइस पे क्या करना, आपका ओड नंबर आना, विषम संख्या आना। ये बी और ये सी, ए बी और सी। ये एरिया किसका है, ये एरिया ओनली ए का है, और ओनली ए को क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब आप बताइए कि फर्स्ट डाइस पे क्या आना, ओड नंबर आना। बी का मतलब यहां पर ओनली बी, यानी कि बी पे तो क्या, सेकंड डाइस पे तो ओड नंबर आएगा, फर्स्ट और थर्ड पे नहीं आएगा। यहाँ पे ये एरिया किसका है, थर्ड डाइस पे ओड नंबर आना, तो फर्स्ट और सेकंड पे ना आना। ये वाला एरिया क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर ओड आना, बट थर्ड पे नहीं आना। ये वाला सेकंड और थर्ड पे ओड आना, बट फर्स्ट पे नहीं आना, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया तीनों पे आना। तो ये चीजें आपको पहले ही समझा दी। ये किसका है, न तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब ए पे भी नहीं आना, बी फर्स्ट डाइस पे भी ओड नहीं आना, सेकंड डाइस पे भी ओड नहीं आना, और थर्ड डाइस पे भी ओड नहीं आना। तीनों पे ही ओड नहीं आना, तो फिर क्या आना, तीनों पर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी देनी है, देखिए प्रोबेबिलिटी ओड नंबर एट लीस्ट वंस। क्या कहा, गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। तो मैं यहां पर लिख दूं आपका गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस, ये इक्वल टू। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। बिकॉज बताइए
ये ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन कौन से पार्ट सम्मिलित हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये 7 पार्ट मिलके क्या बनाता है, ए यूनियन बी बनाता है। अब ए यूनियन बी को मैं देखूं तो ए यूनियन बी में आप ये 7 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करके अलग अलग ये दे सकते हैं आप, और ये देने के बाद या फिर आप 1 में से इस बाहर वाली प्रोबेबिलिटी को हटा दें तो भी ए यूनियन का पार्ट आपका आ जाएगा। जैसा कि कहा है एटलीस्ट 1 ए बी सी में से एटलीस्ट 1, देखो यहाँ पर कम से कम एक पर तो आ रहा है ओड नंबर, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, ये सारे 4 पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं आपके यूनियन को बनाते हैं। और मैं डी मॉर्गन लॉ से जानता हूं इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश लिखा जा सकता है, बिकॉज यहां पर बताता हूं क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आपको फॉर्मूला पहले दिया हुआ है। इस थ्योरी से अपन यही कर दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 1 माइनस डी मॉर्गन लो क्या कहता है, डैश अंदर जाएगा तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये आ जाएगा। अब मैं कहूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, ये मैंने क्यों लिख दिया, देखिए ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, ए बी सी तीनों इवेंट स्वतंत्र है। अब बताइए 3 पासे फेंक रहे हैं, फर्स्ट पे इवन आएगा या ओड आएगा, इसके सेकंड पासे पर इवन या ओड आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट ही पासा ही बदल गया। तो संभव बिल्कुल सीधी सी बात है, फर्स्ट पे आना और सेकंड पे आना और थर्ड पे आना, ये तीनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट को ठीक से समझ लें। 3 4 5 कॉइन रखे हुए हैं आपके पास, 3 4 5 जितने भी कॉइन आप टॉस कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉइन पर हेड या टेल आना सेकंड कॉइन पर हेड या टेल आने को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है, और सेकंड कॉइन पे हेड एंड टेल आना थर्ड कॉइन पे हेड एंड टेल आने को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है इसको प्रोबेबिलिटी को। इसलिए क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि 2 बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो पहला वाला स्टूडेंट खुद के दिमाग से कर रहा है, दूसरा वाला स्टूडेंट खुद के दिमाग से कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है एक दूसरे। अब बताइए मैं जो क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, इस बात का प्रभाव किसी अन्य के करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी जब कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इंडिपेंडेंटली सोल्व करते हैं, मतलब खुद से अलग अलग करते हैं, तो ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अब देखिए कोई गेम आ जाता है कि धावक है, दौड़ रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली दौड़ रहे हैं, 2 आदमी दौड़ रहे हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं, या उसमें जीतेगा या हारेगा, ये उनके खुद के सामर्थ्य पे निर्भर करता है। तो ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट आगे और भी बताएंगे, आपको 11th क्लास में भी खूब समझाया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। अब एक डाइस है, उस पे इवन आता है, ओड आता है, क्या आता है, इस बात का फर्क दूसरे डाइस पर क्या आता है कभी नहीं पड़ता, और दूसरे डाइस का तीसरे डाइस पे बिल्कुल नहीं पड़ता। मतलब कि डाइस पर कुछ भी आना इंडिपेंडेंटली आएगा, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो यहां पर ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, तो ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, तो देखिए जब ए बी सी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए डैश बी डैश सी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। बिकॉज कल ही आपको बताया ए बी सी, ए और बी की इवेंट लिए थे, फिर शो किया था कि ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी होंगे, ए डैश तथा बी भी होंगे, वो आपको प्रूफ सहित आपको करवाए थे इसकी लास्ट क्लास में। तो ए बी सी इंडिपेंडेंट होंगे तो ए डैश बी डैश जो भी इनके डैश बनेंगे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट। तो यहां से जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होना चाहिए, इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, ये इस तरह से आप ये यहां पर इस थ्योरी से बात करें। अब बताइए ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। कितने ओड होते हैं एक जब डाइस को थ्रो करते हैं तो आपका 3 1 है, 3 है, 5, और इवन कितने होते हैं 2
4 और 6 तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 माइनस 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी हो गया 7/8। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, स्टूडेंट अभी बता दें, इसको थोड़ा देख लीजिए फिर दूसरे तरीके से बताते हैं। फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये वाले फॉर्मूले से निकाला। अभी मैंने क्या कहा था, ए यूनियन बी यूनियन सी, कम से कम किसी एक पर क्या आना, ओड नंबर आना। तो ये एरिया, ये प्लस ये, इनको क्या बोलते हैं आपको पहले ही बताया गया, बताइएगा इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको बोलेंगे ओनली ए, बी भी नहीं है सी भी नहीं है, ओनली ए है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ये वाला एरिया बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश। स्टूडेंट ये वाला एरिया क्या बोलेंगे बोलिए, प्लस इसमें कई क्वेश्चंस आप एक साथ सीख जाएंगे, इस क्वेश्चन को इसलिए इंपॉर्टेंट किया है मैंने, और हर तरीके से कैसे होता है इसको देखिएगा। प्रोबेबिलिटी आपका A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C, इसी तरह देखिए सेकंड वाला A और B होंगे, C नहीं होगा, तो प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। आगे इसी तरह से प्रोबेबिलिटी आपका ये वाला लेते हैं, बी और सी होंगे, ए नहीं होगा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे देखिए ये वाला एरिया प्रोबेबिलिटी ए होगा बी नहीं होगा एंड सी होगा, इंटरसेक्शन बी नॉट बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में ये जो तीनों वाला एरिया है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको पता है ए बी सी तीनों क्या है, फर्स्ट पे ओड आना, सेकंड पे ओड आना, थर्ड पे ओड आना, इंडिपेंडेंट है। अभी बताया था ए बी सी आर इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, इज इंप्लाइज दैट सब इंडिपेंडेंट होंगे, तो सबकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी का इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, उनके अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। यही तो इंडिपेंडेंट थ्योरी थी आपकी, इक्वल टू इसका प्रोबेबिलिटी देखिए, ए का प्रोबेबिलिटी इंटू बी डैश का प्रोबेबिलिटी इंटू सी डैश का प्रोबेबिलिटी। यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, प्लस यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसी तरह आगे चले प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो मैं यहां पर आगे आप खुद निकाल दीजिएगा। यहां पर देखिए इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, ए का मतलब है क्या, ए का मतलब है ओड नंबर आना, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी डैश मतलब सेकंड डाइस पे ओड ना आना, ओड नहीं आना मतलब इवन आना, ये भी 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ 1/2 तो 1/8 प्लस ये वाला 1/8 प्लस 1/8, कितने टाइम 7 पार्ट बने, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितने टाइम 7 टाइम, ये आपका प्लस 1/8 इक्वल टू हो जाएगा 7/8। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद सैंपल स्पेस बना देते हैं। सिक्के को 3 बार उछालने का सैंपल स्पेस, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बिल्कुल 2 ही चांस यहाँ पे, या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो देखिए ए का मतलब फर्स्ट डाइस पे क्या आना, ये लीजिए, अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं, इवन ओड में ही बांट दूं, दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो इवन या ऑड। ई से मतलब समझो गेटिंग इवन नंबर,
एंड ओ से मतलब समझो गेटिंग ऑड नंबर। तो देखिए सैंपल स्पेस बहुत ही आसान दिखाई देता है, जैसे हेड और टेल वाला। फर्स्ट डाइस पे इवन आ जाए, सेकंड डाइस पे इवन आ जाए और थर्ड डाइस पे इवन आ जाए, क्या रिजल्ट बना? इवन 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 ऑड। फर्स्ट पे इवन, सेकंड पे इवन, थर्ड पे ऑड। आगे बताइए इवन ऑड इवन, ऑड इवन इवन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ऑड ऑड इवन या फिर ऑड इवन ऑड। आगे देख लेते हैं इवन ऑड ऑड और लास्ट में ऑड ऑड ऑड। कितने रिजल्ट आए? 8 रिजल्ट। वही हेड टेल वाला आपका 3 टाइम आपने कॉइन को टॉस किया, बिल्कुल सेम वैसा ही। प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी है? प्रोबेबिलिटी देनी है आपको गेटिंग एन ऑड एट लीस्ट ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी देखिए स्टूडेंट्स, कम से कम एक बार ओड आना। यहां कम से कम एक बार ओड है नहीं, यहां हाँ एक बार ओड है तीनों में से। कौन से? थर्ड टाइम। सेकंड टाइम में कम से कम एक बार ओड है। इन सब रिजल्ट्स में कम से कम एक बार ओड है। कितने रिजल्ट्स में? 7 रिजल्ट्स। भाई 3 ही तो आप डाइस थ्रो कर रहे हो, तो 3 जगह ही तो रिजल्ट आएंगे। तो तीनों में कम से कम एक ओड वाले रिजल्ट कितने हैं? 7। टोटल रिजल्ट कितने हैं? 8। प्रोबेबिलिटी 7/8 आंसर। तो क्वेश्चन को अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्या इवन है, क्या ओड है, किस तरह से ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कैसे प्रोबेबिलिटी दी जाती है, तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के दे दे आपको, आप कर सकते हो। बस आपको सोचना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब देखिए इसी एक क्वेश्चन को मैंने 3 तरीकों से आपको बता दिया कि देखिए 3 तरीकों से ये बात समझ में आने वाली और हर तरह से आंसर 7/8 ही आया। आपने यहां से देखा कि ये इवेंट ABC आपने अलग अलग ले लिए, फर्स्ट टाइम ओड इवन आना, सेकंड टाइम ओड आना, थर्ड टाइम ओड आना, इस तरीके से भी किया। तो यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और ये बाहर वाला A' इंटरसेक्शन B' इंटरसेक्शन C', इसका प्रोबेबिलिटी 1 मान से निकाला तो कौन सा बचा? एटलीस्ट 1 वाला। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? ये 7 एरियाज का सम होता है। ये आपको पहले भी समझा। इसी तरीके से अपन 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं। बस बात क्या है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए इसकी थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जब मैं थ्योरी करवाता हूँ, क्वेश्चंस इतने नहीं करवाता हूँ, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देने की बात कह रहा हूँ। तो थ्योरी को थोड़ा सा ठीक से और समझेंगे। क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, फिर आगे और बात करते हैं।